students, today we will discuss solubility of solids in liquids. किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करना नॉर्मल चीज है, हम करते आए हैं, हम कर भी सकते हैं, ठीक है। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर हम करते आए हैं। तो क्वेश्चन इज, हमारे जो सॉलिड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहले तो चीज ये कि क्या हर सॉलिड को हर एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो? नो, हम हर तरह के सॉलिड को, सब्सटेंस को हर तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते। कुछ चीजें पानी में डिसॉल्व होती हैं, कुछ चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं। तो इट मींस हमारी जो सॉल्युबिलिटी सबसे पहले होती क्या है? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच यू कैन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर। तो हर चीज को आप इसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो इट मींस वी कैन से द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे फैक्टर टेम्परेचर। लास्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर प्रेशर। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। आपका सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करा, मेरा सॉल्यूशन बन गया। तो हम ये कह सकते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक। तो आपके पास अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आप उसको किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने शुगर NaCl, आपके पास सॉल्ट है, आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व करा, डिसॉल्व हो गया। अगर आपके पास है नेफ्थलीन, देन यू हैव एम्फेसिन। अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। सो आपका ये फैक्टर क्लियर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि ये सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा या नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास वाटर भी हो सकता है, आयनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है और आपका नॉन आयनिक भी हो सकता है। आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करा, शुगर डिसॉल्व हो गई। आपने शुगर को बेंजीन में डिसॉल्व करा, बेंजीन इज नॉट आयनिक, बेंजीन आयनिक नहीं है, तो आपकी शुगर बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा सेकंड फैक्टर क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट की नेचर बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। थर्ड इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। हमने अब बात करी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अपनी लास्ट वीडियो में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जितना आप चाहते हो उतना डिसॉल्व नहीं हो रहा, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हो? क्या उसके अंदर जो सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया है, जो ऑलरेडी सैचुरेशन कर चुका है, क्या आप उसको और डिसॉल्व कर सकते हो? आंसर इज यस। By increasing the temperature, we can raise the solubility of solid in given liquid. Next is the pressure. अब pressure का solubility of solid, इसके साथ कुछ link है? Does pressure has any effect on the solubility of solid in liquid? Answer is no. Pressure has no effect on the solubility of solid in liquid. Now what's the reason क्यों नहीं है? Because solids are incompressible. तो प्रेशर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। So this is the reason. So these are the four factors which affects the solubility of solid in liquids. That is nature of solute बहुत ज्यादा मैटर करती है, nature of solvent, then temperature and then pressure. So जिस तरह से हमने solubility of solid डिस्कस करा है, now we will discuss the solubility of gases in liquid. So next we will discuss solubility of gases. तो अगेन हमें चारों फैक्टर्स को लेकर चलना है। अब गैसेस के साथ इसका क्या रिलेशन है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगेन चारों फैक्टर्स, बट गैसेस आर कंप्रेसिबल, इट मींस अब प्रेशर का इफेक्ट होगा। सॉलिड्स के ऊपर नहीं होगा बिकॉज सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं। सो प्रेशर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट में हमें क्या डिस्कस करना है? कौन सी गैसेस जो है आपकी जो पानी में डिसॉल्व होंगी और कौन सी गैसेस आपकी पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी। द गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद वाटर, दे शोज they are soluble, and the gases which does not react with water, they are not soluble, like H2S.
H2S पानी में डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर। देन CO2 ये भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। बट कुछ गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। सो इट मीन्स हमारी गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व होगी या नहीं होगी। सो दिस इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट। द गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट, which shows the reaction, they can dissolve, which does not show the reaction, they do not dissolve. Next is the nature of solvent. नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगेन कुछ गैसेस जो है वो पानी में डिसॉल्व होती हैं, कुछ गैसेस जो है वो आपकी ईथर के अंदर डिसॉल्व होती हैं, कुछ गैसेस आपकी CCl4 के अंदर डिसॉल्व होती हैं। सो दीज आर द सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ गैसेस आपकी ईथर के अंदर डिसॉल्व होंगी, कुछ CCl4 के अंदर डिसॉल्व होंगी। सो दिस इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हर गैस हर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। Temperature has marked effect on the solubility of gases. So the solubility of gases, temperature के साथ अगर हम डिस्कस करते हैं, चलिए इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने +1 में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये सारे फैक्टर्स जो टेम्परेचर का फैक्टर है, ये ली चैटलियर के अकॉर्डिंगली चलता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है इसका? The solubility of gas decreases with increase of temperature. इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आता है। The solubility of gas decreases with increase of temperature because the reaction of gases with water is exothermic in nature. जब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सॉल्युबिलिटी में, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि गैसेस का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस with increase of temperature. इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो aquatic species होती हैं, विंटर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम हो गई। ठीक है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है। अब क्या होगा, गैसेस पानी के अंदर जो है डिसॉल्व कम हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हम थोड़ा सा और क्लैरिटी से लिख देते हैं, क्योंकि इसका आपका क्वेश्चन आता है, हाउ aquatic species survive in winter. विंटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility decreases, temperature decreases, solubility अब विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, बट हमारी गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। तो aquatic स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, गैसेस चाहिए। तो चाहे हमारी जो लेक्स हैं ऊपर से बिल्कुल सॉलिड हो जाती हैं, उनके ऊपर बर्फ डिपॉजिट हो जाती है, पर नीचे उनकी जो गैसेस है पानी में सफिशिएंट अमाउंट में होती हैं, सो दे कैन सर्वाइव। बट समर्स में क्या होता है, एज द टेम्परेचर रेजेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड आपकी जो aquatic स्पीशीज हैं वो उसमें मर जाती हैं। aquatic स्पीशीज उसमें सर्वाइव नहीं करती, और इसमें हमारी जो aquatic स्पीशीज हैं वो सर्वाइव करती हैं। आंसर इज दिस। तो यही आपने एक रीजन देना है, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। फोर्थ फैक्टर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज प्रेशर। अब प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर क्या असर होता है? Since gases are compressible, so pressure has marked effect on the solubility of gases. इसी से रिलेटेड हमारा एक लॉ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज हेनरीज लॉ। प्रेशर के साथ रिलेटेड है। व्हाट इज हेनरीज लॉ? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, the mass of gas dissolved per unit volume of solution is directly related to the pressure of gas. The mass of gas dissolved
unit volume of solution is directly related to the pressure of gas n is equal to Kp. K क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हम क्योंकि मास की बात कर रहे हैं तो मास किससे रिलेटेड है, उसके अंदर जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उनके नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए हम इसको मोल फ्रैक्शन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन ये थी। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन को हम मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करेंगे। द मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ गैस। x इज इक्वल टू k डैश p। k डैश क्या है आपका कांस्टेंट। p इज इक्वल टू 1 अपॉन k डैश x। 1 अपॉन k डैश x। अगर ये नहीं आपको नजर आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। Henry's law, mass of gas dissolved per unit volume is directly related to pressure of gas and is equal to Kp, proportionality constant. Mole fraction is directly related to the pressure of gas. Mole fraction is equal to Kp, K dash P. P is equal to 1 upon K dash x. So P is equal to KH x. This KH is called Henry's constant. Henry's constant. So this is Henry's law. Next is the KH आपको क्या बताता है? आपको KH से हेनरीज कांस्टेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट जो KH है, इट डिपेंड्स अपॉन द KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। सेकंड, it also helps us to determine the solubility of gas. More is the value of KH, more KH, less solubility. So KH से हमें ये दो चीजें पता चलती हैं। एक तो KH जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर से। जितना ज्यादा KH होगा उतनी आपकी गैस कम सॉल्युबल रहेगी। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। Now what are the limitations of Henry's law? Henry's law की लिमिटेशन क्या है? हेनरी लॉ कब वैलिड होता है? हेनरीज लॉ की लिमिटेशन, फर्स्ट इसका जो प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट बी लो। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, प्रेशर शुड नॉट बी लो, टेम्परेचर आल्सो शुड नॉट बी वेरी लो, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। सो दीज आर द थ्री लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। प्रेशर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, एंड जो गैसेस हैं इट शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। और नेक्स्ट और एक चीज जो है, गैसेस जो है किसी भी हालत में एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस? हम ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आप पीते हो, सभी को पता है कि हमारी जितनी भी ड्रिंक्स हम लेते हैं उसके अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व होती है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है। हमारी जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस है कौन सा एसिड उसके अंदर होता है? कार्बोनिक एसिड मींस H2CO3। ये हमारा एसिड होता है हमारे बेवरेजेस के अंदर। और कौन सी गैस डिसॉल्व होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डिसॉल्व होती है। नाउ एप्लीकेशन फर्स्ट इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी गैस हम कैसे डिसॉल्व करते हैं? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बिकॉज वी नो गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपकी जो गैस है आपकी बॉटल के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और आप हाई प्रेशर करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर डिसॉल्व करना चाहते हो, कर देते हो। इसलिए जब आप उसकी बॉटल खोलते हो तो ऑलवेज यू सी जो गैस है इट ऑलवेज कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो
तो तब तक उसके बबल्स निकलते रहते हैं जब तक उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता. द गैस ऑलवेज कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फिल्स. So this is the first application of Henry's law. In carbonated beverages, gases are always filled at high pressure. Yeah. Second is in scuba diving. अब जो डाइवर जाते हैं वो अपने साथ गैस के सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जैसे उन्होंने डीप सी के अंदर जाना है तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. तो उनको वहाँ पर जब प्रेशर हाई हो गया है तो उनको गैसेस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं. उन ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर क्या होता है, उन ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस जो है वो फिल करी होती है. अब हीलियम क्यों फिल की होती है, क्योंकि एक तो हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं है. सेकेंड केस, हीलियम का जो साइज ऑफ एटम है वो स्मॉल है, तो हमारी वो ब्लड जो हमारी कैपिलरीज है उसमें जब पास होती है हीलियम गैस तो उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं करती है. अदरवाइज इससे पहले नाइट्रोजन गैस फिल करते थे जो कि ज्यादा सोलेबल होती थी और साइज भी बड़ा होता था. तो उसमें क्या होता था कि जैसे एक डाइवर ऊपर आता है सांस लेने के लिए तो गैस जो है एकदम से बाहर आती थी बॉडी में, तो उसकी ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्रेक हो जाती थी, बर्स्ट हो जाती थी. तो उसकी एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन होती थी जिसको हम बोलते थे बेड्स, BENDS. तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए अब नाइट्रोजन की जगह क्या फिल किया जाता है, अब उसके अंदर हीलियम गैस फिल की जाती है. थर्ड हमारी एप्लीकेशन है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो माउंटेनियर्स जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करते हैं. क्यों कैरी करते हैं, जब आप ऑक्सीजन आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए हो तो उसमें क्या होगा, वहां पर प्रेशर जो है वो बहुत कम है, तो वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन आपको सांस लेने के लिए नहीं मिलेगी. तो जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं तो उनकी जब ऊपर जाते हैं हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या होगा, हमारी थिंकिंग पावर है थोड़ी सी कम हो जाती है. तो इसलिए उस चीज को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब हमारा ब्रेन प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं ले रहा है तो हमारे ब्रेन की जो थिंकिंग पावर है वी आर अनएबल टू थिंक. तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया. क्लियर, दैट इज द प्रॉब्लम इन विच वी आर अनएबल टू थिंक. सो हमने एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में ये तीन चीजें पढ़ी हैं. फर्स्ट हमने कार्बोनेटेड बेवरेजेस में पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ी है स्कूबा डाइविंग में कि बेड्स क्या होती है, देन थर्ड हमने पढ़ा है एनोक्सिया. सो दिस इज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ. हेनरी लॉ क्या है, हेनरीज कांस्टेंट क्या है, हेनरी कांस्टेंट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, तो गैस कम सॉल्युबल है या ज्यादा सॉल्युबल है. देन हमने लिमिटेशंस पढ़ी है कि किन कंडीशंस में हेनरी लॉ वैलिड होता है. देन वी हैव स्टडीड द applications of Henry's law. That's all for today.